दोस्तों ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिलाएगा। बायोलॉजी क्लास 12 प्रैक्टिकल वाइवा के लिए अगर आपने भी अपने चार्ट या मॉडल पर मिलर का प्रयोग बनाया है तो मिलर के प्रयोग से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। मिलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग और उन पर सर आपसे कौन से वाइवा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप स्टेटस और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, यूपी के कौन से जिले से देख रहे हो, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने भी मिलर का प्रयोग बनाया अपने चार्ट पेपर पे तो कौन से सर सवाल पूछ सकते हैं आपके बायोलॉजी क्लास 12 वाइवा में। दोस्तों ये वीडियो मिलर का प्रयोग किसी भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, झारखंड, उत्तराखंड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर सर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई स्टैनले मिलर का जो प्रयोग है वो किस बारे में है। ठीक है, मिलर का प्रयोग किस बारे में। तो आपको पता है, आपने चार्ट बनाया, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। कहना है आपको सम्मान सहित आपको कहना है कि सर जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा अभूतपूर्व प्रयोग था। यानी कि मिलर का प्रयोग जो था वो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। सर आपसे पूछ लें कि भैया इस प्रयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको कहना है सर इसे मिलर और यूरे के प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अगर पूछें कि भाई इस प्रयोग में मिलर ने क्या प्रूव किया, क्या साबित किया, क्या सिद्ध किया, तो आपको बताना है कि सर मिलर ने यह प्रूव किया कि कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों से बन सकते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति हो सकती है और वह कालांतर में जीवन की उत्पत्ति का आधार बन सकता है, यह प्रूव किया मिलर ने। अगला क्वेश्चन भाई आपसे पूछ सकते हैं, सर पूछेंगे कि बताओ बेटा आपने मिलर का प्रयोग तो बनाया, ये प्रयोग कौन से सन में किया गया। तो आपको बताना है सर स्टैनले मिलर का प्रयोग 1952 में उन्होंने किया था, 1952 में। अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है यहां पर कि शिकागो विश्वविद्यालय नोबेल पुरस्कार विजेता हैरोल्ड यूरे ने इस प्रयोग की देखरेख किसने की थी। सर आपसे पूछ सकते हैं कि मिलर के अलावा कौन से वो वैज्ञानिक थे जो मिलर के इस प्रयोग में सहयोगी थे या जिन्होंने देखरेख की थी। तो आपको बताना है कि इस प्रयोग की देखरेख शिकागो विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हैरोल्ड यूरे ने की थी। किसने की थी? हैरोल्ड यूरे। यही रीजन है कि इसको मिलर यूरे का प्रयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इस प्रयोग में मिलर ने कौन कौन सी गैसों का इस्तेमाल किया था। तो आपको बताना है सर इसमें मीथेन था, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी और जल वाष्प का मिलर ने इसमें प्रयोग किया था। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प। अब यहां से फॉर्मूला पूछ दें, मीथेन का CH4, अमोनिया का सर पूछ दें कि बताओ अमोनिया का सूत्र, तो NH3, जल वाष्प का सूत्र यानी H2O और हाइड्रोजन गैस का सूत्र यानी H2। तो ये चार सूत्र भी याद रखना है। यहां से भी पूछ सकते हैं कि भाई बता तो रहे हो आप, तो इसका फॉर्मूला बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इस प्रयोग में गैसीय मिश्रण को विद्युत विसर्जन निर्वहन के संपर्क में लाया गया था, इलेक्ट्रोड से चिंगारी उत्पन्न की गई थी। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात कितना रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर आपसे पूछेंगे कि बताओ बेटा मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का कितना अनुपात रखा था। तो 2:1:2 यानी 2:1:2 यानी 2 भाग मीथेन, 1 भाग अमोनिया और 2 भाग हाइड्रोजन का उपयोग उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है यहां पर इन गैसों को, ठीक है, इन गैसों को यूज करते हुए जल वाष्प और मीथेन के मिश्रण में विद्युत डिस्चार्ज पास करके एमिनो एसिड को सबसे पहले इन्होंने संश्लेषित किया था और यह सिद्ध कर दिया था कि भाई अकार्बनिक पदार्थों से भी कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण हो सकता है और आदिम पृथ्वी पर, प्राचीन पृथ्वी पर ऐसे विद्युत विसर्जन की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न हुए होंगे जो कि जीवन की उत्पत्ति का आधार बने होंगे, ये प्रूव किया था मिलर ने। अगला क्वेश्चन है इस प्रयोग से एमिनो एसिड का उत्पादन हुआ था।
बता, आपसे अगर पूछ दें सर कि बताओ इससे क्या उत्पादन हुआ था, ठीक है, तो आपको बताना है सर एमिनो एसिड बने थे। नेक्स्ट है, इस प्रयोग ने ओपेरिन और हॉल्डेन के आदिम सूप सिद्धांत का समर्थन किया। सर अगर आपसे पूछ दें कि भैया मिलर के इस प्रयोग ने किस सिद्धांत का समर्थन किया, तो हॉल्डेन के आदिम सूप सिद्धांत का समर्थन किया। आदिम सूप की तरह ये सारे पदार्थ एक जगह थे, विद्युत डिस्चार्ज यानी इलेक्ट्रोड प्राकृतिक बिजली से ये आपस में संयुक्त होकर, ठीक है, क्या बनाने लगे, प्रोटीन्स जैसे कार्बनिक यौगिक, अमीनो एसिड जैसे कार्बनिक यौगिक बनाने लगे थे। अगला क्वेश्चन भाई अहम बातें कुछ है कि इस प्रयोग से जीवन की उत्पत्ति के लिए प्राकृतिक कार्बनिक संश्लेषण की संभावना का पता चलता है। इस प्रयोग से यह पता चला कि जीव रसायनों से ही बना है। सर आपसे अगर पूछे कि बताओ भैया मिलर के इस प्रयोग से क्या प्रूव होता है, तो आपको बताना है कि सर ये प्रूव होता है कि जो हमारा शरीर है वो रासायनिक पदार्थों से ही मिलकर बना है, लाइक छोटे कार्बनिक अणु या अकार्बनिक अणु जैसे एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, इन सब से ही मिलकर बना है। और ये सब किससे मिलकर बने हैं, सिंपल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जल वाष्प जैसे पदार्थों से ये संयुक्त होकर बन सकते हैं, ये प्रूव किया मिलर ने। इस प्रयोग से यह पता चलता है कि सरल कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा के योग से प्रोटीन और अन्य बड़े अणु बनाए जा सकते हैं। यही बात यहां पर लिखी है कि भाई मिलर के प्रयोग से पता चला कि सरल कार्बनिक यौगिक से ऊर्जा का योग, अगर ऊर्जा उसको मिल जाए तो कुछ प्रोटीन और अन्य बड़े अणु जैसे पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन की फॉर्म में, इससे पहले चित्र को समझ लेते हैं। चित्र कहां पर गया, यहां पर देखिए कि मिलर ने क्या किया, अपने प्रयोग में इस तरह का एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर लिया और इसमें गैसें भरी। कौन सी, जल वाष्प ली, मीथेन ली, अमोनिया ली और हाइड्रोजन ली, ठीक है। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात आप याद रखेंगे 2:1:2, 2:1:2। यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत प्रवाहित की थी मिलर ने, और चिंगारी उत्पन्न करके यहां पर क्या किया, यहां पर जो पदार्थ ये आपस में संयुक्त हुए और इस संघनित यानी कंडेंसर से इसकी कूलिंग कर दी। तो यहां पर जो इन्हें मिश्रण मिला, यहां पर जो मिश्रण मिला ये थोड़े कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन्स के एमिनो एसिड जैसे पदार्थ उनको मिले थे, जैसे एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लाइसिन, यूरिया, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, ये सारी चीजें यहां पर उनको मिली थी। तो ये मेन चीजें आप याद रखेंगे। बताओ भैया मिलर के प्रयोग में क्या क्या बना था, तो एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, यूरिया बन गई थी, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, ये सब बना था, ठीक है। इधर उन्होंने जल वाष्प इधर से उत्पन्न की थी, जो कि इस ट्यूब से उन्होंने इस बल्ब में भेजी थी, जहां पर उन्होंने क्या लिया था, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था, और जलवाष्प यहां से उत्पन्न की थी जल को उबालकर। तो ये मिलर के प्रयोग का पूरा चित्र है, काफी सिंपल सा चित्र है। अगर आप अच्छे से समझ के जाओगे तो फिर आप अच्छे से जवाब दोगे। भाई बताना है आपको कि इलेक्ट्रोड से उन्होंने विद्युत उत्पन्न की और ये पदार्थ संयुक्त होकर कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हुए देखा था मिलर और यूरे के प्रयोग में। अब क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि भाई स्टैनले मिलर के प्रयोग का उद्देश्य क्या था, आप चार्ट लेके गए, वाइवा लेने वाले सर आपके पास बैठे हैं सामने, आपने चार्ट दिखाया, क्या बनाया है, तो आपने बताया कि क्या बनाया है, मिलर का प्रयोग बनाया है। तो आपको बताना है एक वर्ड में आंसर कैसे देना है। सर पूछे आपसे कि बताओ स्टैनले मिलर के प्रयोग का उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना है सर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करना, ठीक है। क्या था, जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन सर अगर आपसे पूछ दें कि स्टैनले मिलर ने किन किन गैसों का उपयोग किया, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रयोग किया था, और किस अनुपात में, 2:1:2 यानी 2:1:2 के रेशियो में। और जल वाष्प कहां से की थी उत्पन्न, इधर अलग साइड में जल को उबालकर। अगला क्वेश्चन है स्टैनले मिलर के प्रयोग में ऊर्जा का स्रोत क्या था, तो इलेक्ट्रोड्स। अगला क्वेश्चन है कि स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में ऊर्जा का कौन सा स्रोत प्रयोग किया था, तो आपको बताना है सर उन्होंने इलेक्ट्रोड से विद्युत चिंगारी उत्पन्न की थी। आप इलेक्ट्रोड्स की तरफ इशारा भी कर सकते हैं अपने चार्ट पे, उनको समझाएंगे तो ज्यादा नंबर आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। स्टैनले मिलर के प्रयोग में कौन कौन से यौगिक बन गए थे या बनाए गए थे, तो एमिनो एसिड, शर्करा और न्यूक्लियोटाइड जैसे कार्बनिक पदार्थ बने थे। स्टैनले मिलर के प्रयोग के परिणाम क्या थे, तो जीवन के मूलभूत यौगिकों का निर्माण हो गया था, ठीक है। जीवन के मूलभूत
मूलभूत यौगिक बन गए थे, जैसे एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, यूरिया, ठीक है, लैक्टिक एसिड, इस जैसे छोटे छोटे कार्बनिक अणु बन गए थे, जिससे एक तरह का जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या होती है कि अगर ये जटिल यौगिक और ज्यादा मिक्सअप हो जाएंगे तो कुछ कोशिका जैसी संरचना बनाई जा सकती है या बन गई होगी आदिम पृथ्वी के वातावरण पर। ये मिलर ने सिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन भाई, मिलर के प्रयोग में कौन सी प्रतिक्रिया हुई? तो विद्युत चिंगारी के कारण गैसों की प्रतिक्रिया हुई थी और उन्होंने सरल कार्बनिक पदार्थ बना लिए थे। अकार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थ जैसे अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन, जैसे अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन से सरल कार्बनिक पदार्थ बना लिए थे। ऑफ कोर्स इसमें मीथेन भी था जो कि एक कार्बनिक यौगिक था। अगला क्वेश्चन, स्टैनले मिलर के प्रयोग का महत्व, तो जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, स्टैनले मिलर के प्रयोग में कौन से उपकरण प्रयोग किए गए थे? तो ग्लास का फ्लास्क था और विद्युत चिंगारी का उपकरण था। अगला क्वेश्चन, अगर सर आपसे पूछे कि स्टैनले मिलर के प्रयोग के लिए कौन सी स्थितियां आवश्यक थी? तो उच्च तापमान और विद्युत चिंगारी। आपको कहना है उच्च तापमान और इलेक्ट्रिकल स्पार्क। विद्युत चिंगारी को इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी कह सकते हैं, आप ये चीज ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी कहा जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन, स्टैनले मिलर के प्रयोग में कौन से यौगिक का निर्माण नहीं हुआ था? तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हुआ था। एमिनो एसिड बने थे लेकिन प्रोटीन नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन पूछने की, बताओ स्टैनले मिलर के प्रयोगों के परिणामों का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है सर, जीवन के मूलभूत यौगिकों का निर्माण संभव है, यह मिलर के प्रयोग से हमें पता चल गया था। अगला क्वेश्चन, मिलर के प्रयोग में कौन सी गैस नहीं थी? तो ऑक्सीजन नहीं थी। कौन कौन सी गैसें थी भाई? हाइड्रोजन थी, ठीक है, अमोनिया थी, मीथेन भी थी और जलवाष्प भी ये साइड से बनाकर भेजी जा रही थी, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं थी, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैनले मिलर के प्रयोग के लिए कौन सी ऊर्जा का स्रोत उपयोग नहीं किया गया था? तो सौर ऊर्जा नहीं, विद्युत चिंगारी या इलेक्ट्रिकल स्पार्क का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्टैनले मिलर के प्रयोग में कौन सी यौगिक का निर्माण हुआ था? तो एमिनो एसिड, शर्करा और न्यूक्लियोटाइड जैसे सरल कार्बनिक यौगिक बने थे। पूछ रहे सर बताओ कि फाइनली स्टैनले मिलर के प्रयोग का महत्व क्या है? तो जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करने में भैया इसका महत्व है। सो ये रहा आपका ऑपरेटस। ऑपरेटस समझ लें भाई, यहां पर इन्होंने फ्लास्क में, ग्लास के फ्लास्क में यहाँ गैसें ली थी, यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न की थी इलेक्ट्रोड से, यहाँ पर एक कंडेंसर लगाया हुआ था जहां पर एक साइड से ठंडा पानी भेजकर इस गैसीय मिश्रण को जो गर्म था इसको ठंडा करके यहां पर एकत्र किया था और इसका जब एग्जामिनेशन किया गया तो इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड इत्यादि प्राप्त किए गए थे। जल वाष्प उन्होंने इधर जल को उबालकर इस ट्यूब के द्वारा इस ग्लास फ्लास्क में भेजी थी और यहां पर उन्होंने विद्युत चिंगारी, इलेक्ट्रिकल स्पार्क उत्पन्न करके इन गैसों की अभिक्रिया कराई थी। इन गैसों ने और सरल पदार्थों ने क्रिया करके ये थोड़े जटिल कार्बनिक अणु बना दिए थे और उन्होंने ये सिद्ध किया कि यही जटिल कार्बनिक अणु धीरे धीरे संयोजित होकर बड़े कार्बनिक अणु, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि मिश्रित होकर फिर कोशिका जैसी संरचना को बनाया होगा और इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। ये मिलर ने अपने प्रयोग से साबित करना चाहा था। तो यहां पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया, इसके बाद आपको प्रश्नों के फॉर्म में भी हमने आपको बताया एग्जामिनर सर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर शेयर करना। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड लक, ऑल द बेस्ट।